हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास से हम लोग अपनी केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज पी ब्लॉक एलिमेंट। आपने टाइटल में देख लिया होगा, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कुछ पार्ट क्लास 11th में है और कुछ पार्ट क्लास 12th में है। ये लेक्चर दोनों को मिला के, ठीक है, तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसमें कि 11th के बच्चों के लिए है, 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। इसके आगे के लेक्चर सेपरेट होंगे, ठीक है, 11th के लिए और 12th के लिए। आज हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो पूरे चैप्टर में आपको काम आएंगी, ठीक है, बार बार काम आएंगी। और साथ में कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस जो पी ब्लॉक एलिमेंट से जनरली पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, उनको भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको हमने 4 पार्ट्स में, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस बेसिस पर कि किसी एलिमेंट में उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा, उस बेसिस पर हमने पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आती है और सब जानते भी हैं शायद कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, एंटर्स इन पी ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो किसमें आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये इन सारे एलिमेंट्स को जो ग्रुप 13 से, क्या बोला मैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, है ना। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये जान लेते हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आप सबको पता होगा ऑलरेडी, है ना, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 13 में फर्स्ट एलिमेंट आता है बोरॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम और लास्ट में आता है थैलियम, ठीक है। अच्छा सुने, ये जो 13th ग्रुप है ये कौन से पीरियड से शुरू होता है, पीरियड नंबर 2 से। भाई पीरियड नंबर 1 में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही होते हैं, ठीक है। पीरियड नंबर 2 में आता है बोरॉन, ठीक है। इसके लिए n की वैल्यू, n मींस पीरियड नंबर 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 4, इसके लिए n की वैल्यू 5 और इसके लिए n की वैल्यू 6। 7th पीरियड की हम जनरली बात नहीं करते क्योंकि काफी एलिमेंट उसमें डिस्कवर नहीं हुए या वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तो उनकी बात हम जनरली नहीं करते। अच्छा, ग्रुप नंबर 14 में फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा, कार्बन, इसके बाद आपका सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद आपका जर्मेनियम, उसके बाद टिन, उसके बाद लेड, ठीक है। फर्दर हम चलें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, इसी ग्रुप में ग्रुप नंबर 15 में, थोड़ा सा इधर बनाया था इसको, ग्रुप नंबर 15, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद Sb और उसके बाद बिस्मुथ, ठीक है। फर्दर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 की, तो ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, सेल्यूरियम, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम और पॉलिनियम। फिर ग्रुप नंबर 17 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 17 में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड देन एंटीमोन, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 में जीनो, हाँ मुझे पता है सर हीलियम भी तो होता है। देखिए हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको पता है पी ऑर्बिटल में नहीं जाता, किसमें जाता है, एस ऑर्बिटल में। अगर मैं हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो आएगा 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर किया, एस में। तो कई बार कई किताबें लिख भी देती हैं कि हीलियम को आप एस ब्लॉक में मानते हो, पी ब्लॉक में इसको इसलिए रखा है, यहां पर इसको इसलिए रख देते हैं क्योंकि वो एक नोबेल गैस है, उसका आउटर मोस्ट फिल है तो इनके जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो आपको हीलियम का थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम नहीं बना रहे यहाँ पे हीलियम, जीनोन, है ना, उसके बाद नियोन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जीनोन और रेनोन, ठीक है। तो हीलियम मैंने नहीं बनाया, हीलियम के बाद सीधे नियोन बनाया। सब का पीरियड नंबर 2 है, इनका पीरियड नंबर 3, इनका पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 एंड पीरियड नंबर 6, ठीक है। तो ये एलिमेंट पीरियड वाइज आते हैं। याद कैसे रख सकते हो आप, सबको पता होगी, ट्रिक की सीखी है हम लोगों ने, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभात,
नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से। और यहाँ पर हीलियम भी लिख दें तो हीना, नीना और करीना, जीरोक्स रानी की। तो कुछ ट्रिक्स होती है ना, आप लोग जानते होंगे, है ना, ऐसा मान के चल रहे हैं। आपको पी ब्लॉक के हर एक एलिमेंट का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट होता है, उसका पीरियड नंबर क्या है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, ठीक है, तभी फर्दर आप आगे डील कर पाओगे पी ब्लॉक से, ठीक है। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जरा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं आप मुझे। सब बहुत आसान है, 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का सर 3s2 3p1, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में भरे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6, नहीं बना रहे हैं। गैलियम का अगर मैं बोलूं आउटर मोस्ट का 4s2 4p1, हाँ यही होता है, विश्वास कर सकते हो उस पर, ठीक है। फिर इंडियम का 5s2 5p1, थैलियम का 6s2 6p1। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ग्रुप नंबर 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ns2 np1। अरे इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2s2 2p1। इसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n क्या है, नंबर ऑफ शेल या पीरियड नंबर कह दो। इसके लिए n की वैल्यू 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6। सिमिलर मैनर में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ns2 np2। इन सबका कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसकी बात करें तो ns2 np3, इसकी बात करें तो ns2 np4, और इसकी बात करें ns2 np5, और फाइनली हम इसकी बात करें तो ns2 np6। अगेन हीलियम इज एक्सेप्शन, है ना, उसमें ns2 होता है, 2s2 1s2 होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ns2 np6 और ns2 np5 4 3 2 and 1। अगर मुझसे पूरे ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए कि पूरे पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बहुत आसान है तो लिखना, क्या बोलो भाई, ns2 सब में ns फुलफिल है, तो ns2 np1 2 6, ठीक है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर होती है बात मेरी। तो एक बार में हमने सबके जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, अब हम अलग अलग नहीं देखेंगे, ठीक है। आपको नजर आ रहा है आसान सी चीज है, आप कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। आपसे पूछा सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन, तो सल्फर के लिए पीरियड नंबर होता है 3, 3s2 3p4, कर लेंगे आराम से। आपसे पूछा क्रिप्टॉन का, तो क्रिप्टॉन बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4, ये आपको पता होना चाहिए, तो 4s2 4p6। आउटर कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया, और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स पर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो ये हमने बात की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, फर्दर इसी में एक चीज मैं दिखा दूं आपको ये, कि हम बात करते हैं कि जनरल वैलेंसी की, कि जनरली इनकी वैलेंसी क्या होगी, या इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, या कितने लेंगे या कितने देंगे। तो यहां पर इसकी जो जनरल वैलेंसी होगी वो 3, हाँ या नहीं भाई, +3 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। साथ साथ ये जो एलिमेंट है ये +1 वैलेंसी भी शो करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप नंबर 13 की, है ना। +3 कब, जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन निकले। सर ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है, वो आगे बात करेंगे कैसे हो सकता है, इसका रीजन क्या है। होगा ऐसा भी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, उस केस में इसकी जो वैलेंसी है वो 2 यूनिट से कम हो जाएगी। कितनी वैलेंसी रह जाएगी, 1। सिमिलर मैनर में अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन निकले, जो कि जनरली होगा, या चारों शेयर करें, चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए या चारों शेयर कर दें, तो उस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 + 4, ठीक है। या अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही दिए जाएं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। तो ये भी 2 तरह की वैलेंसी शो कर सकता है, +4 जब ये चारों निकल गए, +2 जब ये 2 निकले। मुझे पता है थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, अगर 12th के बच्चे हैं तो आपको पता होगा, 11th वालों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये कैसे पॉसिबल है ना, कि आपने केवल 2 ही निकाले जबकि ये चारों आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेल तो दोनों का सेम ही है ना, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है ना, तो फिर सारे निकलने चाहिए। उसका रीजन अभी हम देखेंगे। यहां पर देखना जरा, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन निकले तो +5, ठीक है। अगर ये 3 निकले तो +3, और अगर ये 3 एक्सेप्ट कर लिए तो ये भी तो पॉसिबल है, यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है भाई। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका, तो -3 सबसे ज्यादा तो ये -3 शो करते हैं, है ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है, यहां तक पहुंचे। खैर
ये भी जनरल वैलेंसी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ शो करेंगे, वो हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं। NH2NP4 यहाँ पर क्या वैलेंसी हो जाएगी बता सकते हो आप? सर इसकी वैलेंसी हो सकती है एक तो -2, 6 इलेक्ट्रॉन देना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। साथ में कभी कभी +4 वैलेंसी भी शो करते हैं, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो कभी कभी ये +4 वैलेंसी भी शो कर सकते हैं, +6 भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये शो करेंगे -1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इनकी जनरल वैलेंसी कितनी होगी? 0। तो एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको इनकी जनरल वैलेंसीज का, है ना। बाकी करने को ये बहुत कुछ करेंगे बेटा। मैं आपको एक बात बता दूं, पी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत सारी वैलेंसी शो करते हैं। हमने कुछ जनरल बातें की कि जो ये सब करेंगे, +3 +1 ये करेगा, रीजन बताया। अगर ये 1 निकला तो +1, अगर तीनों निकल गए तो +3। सिमिलरली ये 2 निकले तो +2, चारों निकल गए तो +4, ये चारों शेयर कर दिए, है ना। सिमिलर मैनर में 3 निकले तो +3, 5 निकल गए तो +5, और अगर 3 ले लिए तो -3। यहां पर 4 निकले तो +4, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, है ना। निकाल सकते हैं किसी किसी केस में, चलो लिख देते हैं +6 भी सल्फर शो कर देगा, हाँ तो +6 भी 6 कर दिए तो, है ना। और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं तो -2, यहां पर +5, ठीक है, या +7 या -1, ठीक है। तो इन सब में जनरली ये +5 या +7 शो नहीं करता, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते। जनरली इनकी जो वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी वो -1, और ये तो आपके सामने नोबल मैसेज है, फिर से कह रहा हूँ दिखाएंगे तो बहुत कुछ, जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इनका। चलो इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे? एक बात हम ये कर सकते हैं कि पी ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है पूरी पीरियोडिक टेबल में जहां आपको मेटल्स भी मिलेंगी, हाँ मेटल्स भी मिलेंगी, जहां आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगी और मेटेलॉइड्स भी मिलेंगे, यहां सब मिलेगा, तीनों चीजें मिलेंगी, सब मेटल कह रहे हैं, है ना। यहां आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स सब मिलेंगे। चल एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, यहां से आ जाइए, बोरोन, इसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 समथिंग इज मिसिंग, जर्मेनियम। ओके देखो यहाँ पे इन एलिमेंट्स को एक जिगजैग लाइन बनाएंगे मैंने यहाँ पे इस तरह की, है ना। इस लाइन के इस साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स यहाँ आ रहे हैं वो सब क्या है? नॉन मेटल्स, ठीक है। मैंने कहा ना सब मिलेगा यहाँ पे। इस तरफ जो आ रहे हैं वो किसके अंडर फॉल करते हैं? मेटल्स। एल्यूमिनियम मेटल है, जानते हो, गैलियम मेटल की तरह बिहेव करता है, थैलियम, ये सब मेटल है। टिन हो गई, लेड हो गई, लेड सब मेटल है। जबकि इस जिगजैग लाइन पर आने वाले एलिमेंट्स काम करते हैं मेटल्स। तो पी ब्लॉक अकेला ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगी, जिसमें आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगी, जिसमें आपको मेटेरियल्स भी मिलेंगे, और किसी भी ब्लॉक में, ब्लॉक बोलना चाहिए मुझे, किसी भी ब्लॉक में आपको इतनी वैरायटी के एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर क्लियर हुई तो अपनी कॉपी में नोट करें छोटी छोटी बातें, और फिर फर्दर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चल अब पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले जैसे हम बात करें इनका एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज का ट्रेंड आपको पता ही है, आप लोग जानते हो कि जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, है ना, डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, है ना, शेल इंक्रीज करते हैं। तो शेल इंक्रीज करते हैं तो इनका साइज बढ़ना चाहिए। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो साइज डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, है ना, तो उन एक्सेप्शनल केसेस को हम कवर करेंगे, वो तो आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। और फर्दर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। पहले ये चीजें देख लेते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या है, ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका, और उसको पढ़ने से पहले कुछ इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब समझो मेरी बात, यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, फिर तो हम अलग अलग बात करेंगे। अभी मैं पूरे पी ब्लॉक के बारे में आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, फिर फर्दर हम अलग अलग बातें करेंगे सबकी, सारे ग्रुप्स की, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो आ जाते हैं सबसे पहले अपन कुछ जनरल चीजों पर। जैसे मैं ग्रुप नंबर 13 ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ग्रुप नंबर 13 का फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा?
बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर 14 में आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, फर्दर एक और ग्रुप बना लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मुथ। अब सुनना मेरे ध्यान से, अगर मैं साइज की वेरिएशन की बात करूं तो मैंने आपको बता भी दी है चीज, साइज की वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जब आप अप टू डाउन जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन दी ग्रुप जाते हैं, तो एक शेल इंक्रीज करता है। यहाँ शेल कितने हैं? 2, यहाँ 3 शेल है, यहाँ 4 शेल है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 शेल है। तो शेल्स बढ़ रहे हैं जब आप नीचे जा रहे हो। तो आप जानते हो कि जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हो तो शेल इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। सही है सर, साइज बढ़ना चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। बट आपको मैंने एक चीज और पढ़ाई थी विच इज शील्डिंग इफेक्ट, याद है आप लोगों को? हाँ सर, कुछ याद आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट। मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ध्यान से सुनना, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी बढ़ेगा, और उसी को हम क्या कहते थे? शील्डिंग इफेक्ट कहते थे। हम ये पढ़ते थे कि अलग अलग ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसकी होती है? S की, उससे कम किसकी होती है? P की, उसके बाद D की, और सबसे कम शील्डिंग कौन करता है? F। यानी कि D और F जो एलिमेंट हैं वो जाने जाते हैं पुअर शील्डिंग के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? पुअर शील्डिंग के लिए, है ना। और जब पुअर शील्डिंग होगी, यानी कि इतना अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो सर? समझो ना बात को भाई। यहाँ पर न्यूक्लियस, मान लो ये इनर शेल है, ये आउटर शेल है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसकी शील्डिंग इफेक्टिव है, मतलब बढ़िया शील्ड कर रहा है। शील्डिंग कैसी है इसकी? इफेक्टिव। दो तरह की शील्डिंग होती है, इफेक्टिव एंड पुअर, है ना, बता चुका हूं मैं पहले भी आपको। इफेक्टिव शील्डिंग है तो यहां पर ये ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, इनर शेल ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट करेगा आउटर मोस्ट शेल पर। सही बात है सर, उस केस में रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर कहीं ये शील्डिंग पुअर है, अगर ये शील्डिंग पुअर है, तो यहां पर जो रिपल्शन लग रहा था वो रिलेटिवली कम लगेगा। रिलेटिवली कम लगेगा तो इस न्यूक्लियस और इस आउटर शेल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा तो ये इसके पास आएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात? अगर इंक्रीज कर जाएगा अट्रैक्शन का फोर्स तो ये ऑर्बिटल इसके पास आएगा। तो अगर शील्डिंग पुअर होगी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर शील्डिंग इफेक्टिव तो रिपल्शन ज्यादा, साइज इंक्रीज करता है। अगर शील्डिंग पुअर तो साइज डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है रिपल्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा कौन लगाता है पुअर शील्डिंग? एक तो डी और एक एफ ऑर्बिटल। अच्छा सुनो, अगर मैं इनके साइज के नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो सबसे छोटा होना चाहिए बोरोन, उससे बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम, उससे बड़ा होना चाहिए गैलियम, उससे बड़ा होना चाहिए इंडियम, और उससे बड़ा होना चाहिए थैलियम। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर होता नहीं है। होता क्या है? बोरोन बिल्कुल एल्यूमिनियम से छोटा ही होता है, बट एल्यूमिनियम का साइज लगभग बराबर आ जाता है गैलियम के। हाँ, इसकी 1.25 एंगस्ट्रॉम के आसपास रेडियस होती है, इसकी भी 1.25 के आसपास एंगस्ट्रॉम के आसपास ही एटॉमिक रेडियस होती है। फिर इसके बाद इंडियम का साइज, इसकी 1.50 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, इसकी 1.55 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। फिर साइज बढ़ता है, बट फिर लगभग साइज बराबर हो जाता है, लगभग इक्वली तो है। 150 एंगस्ट्रॉम, 1.50 एंगस्ट्रॉम और 1.55 एंगस्ट्रॉम, ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। ठीक है, तो साइज तो लगभग सेम ही है दोनों का। इन दोनों का तो सेम दिख ही रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है माइनर सा, बट बहुत थोड़ा सा, अप्रॉक्स सेम लेके चलते हैं। सर ऐसा क्यों? जबकि यहां से यहां जाते हुए एक शेल इंक्रीज किया है। जब एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाओगे तो एक शेल इंक्रीज किया है। इसका रीजन होता है यहां आई 10d एलिमेंट्स। जरा देखो यहां पे, हमें पता है कि गैलियम से पहले स्कैंडियम से जिंक तक 10d ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। सही है, यानी कि गैलियम में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इसके अंदर वाला कौन सा शेल होगा? 3d शेल या 3d ऑर्बिटल या 3d सबशेल। सही है, 3d सबशेल बोलना चाहिए। क्या कहा मैंने? सुना, गैलियम में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा
तो गैलियम में इलेक्ट्रॉन आया, मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल है। अब इसके अंदर वाला शेल कौन सा होगा? 3D के बाद इलेक्ट्रॉन गैलियम में जाना शुरू होंगे। अरे भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D10, सही है, 3D10 4s2। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p1, समझ पा रहे हो मेरी बात? इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p1, यानी कि अंदर वाला शेल या सब शेल कौन सा है? D। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अच्छा, अभी मैंने बताया कि इसकी शील्डिंग पावर कैसी होती है? D की पुअर। मतलब ये इतने अच्छे तरीके से शील्ड नहीं करते। शील्ड मतलब इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं एक्सर्ट करते कि तू दूर चला जाए यहां से, ठीक है। अब इनकी शील्डिंग पावर ज्यादा नहीं होती तो इनके बीच में अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में अट्रैक्शन रिलेटिवली ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है तो इसका साइज डिक्रीज करने लगता है। ध्यान से दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला, यहां से यहां जाते हुए शेल बढ़ रहा है, सर साइज बढ़ना चाहिए। यहां से यहां जाता हुआ शेल बढ़ रहा है तो सर साइज बढ़ना चाहिए। बट हमें पता है कि यहाँ पे 10d ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ये 10d ब्लॉक के एलिमेंट्स रिलेटिवली बहुत बेकार शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो रिपल्शन इतना नहीं होता, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और ये इफेक्ट कह रहा कि साइज डिक्रीज कर दो, एक कह रहा इंक्रीज कर दो, एक कह रहा डिक्रीज कर दो। दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, काउंटर बैलेंस कर लेते हैं और इनकी एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पर इस इफेक्ट को आप डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। हाँ सर, याद आ गया, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। अभी हम कुछ इफेक्ट्स बता रहे हैं आपको, इनका और आगे यूज लेंगे, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, इनकी क्यों बराबर हुई समझो। ये कौन से पीरियड में आता है? 1 2 3 4 5th पीरियड में, और ये 6th में। अच्छा, जब आप 5th पीरियड में जाते हो तो यहां पर 14f एलिमेंट आ जाते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट्स आए ना? हाँ सर, पढ़ के आए हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अरे भाई, जब इंडियम में आप पहुंचते हो तो उससे पहले 14f ब्लॉक एलिमेंट आए, उनकी भी शील्डिंग पावर पुअर है, इनकी भी शील्डिंग पावर पुअर है। तो इनमें भी अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे थैलियम में है ना, पीरियड नंबर 6 में आते हैं ना, ठीक है। थैलियम में अगर मैं बात करूं तो 14f ब्लॉक एलिमेंट आ गए। कितने? 14f ब्लॉक एलिमेंट्स, सही। अब जो 14f ब्लॉक एलिमेंट आ गए, इनकी शील्डिंग पावर पुअर है तो इतना ज्यादा रिपल्शन एक्सर्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्शन रिलेटिवली बढ़ जाएगा जब थैलियम तक पहुंचेंगे तो, है ना। मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा थैलियम में न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर, जबकि इनर शेल का रिपल्शन कम होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब शेल बढ़ा, उसके बाद भी एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। यहां से यहां जाते हुए एक शेल बढ़ा है पूरा, फिर भी एटॉमिक रेडियस में ज्यादा चेंज नहीं आया, ड्यू टू एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलता है, विच इज एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, कि थैलियम से पहले 14f ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक एलिमेंट्स में जाता है, ठीक है। और उन f ब्लॉक एलिमेंट्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली ज्यादा हो जाता है। तो ये जो शेल के बढ़ने का इफेक्ट था, ये काउंटर बैलेंस हो जाता है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। शेल बड़ा, साइज बढ़ना चाहिए था, बट शील्डिंग इफेक्ट घट गया है ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से, क्योंकि अंदर वाला शेल कौन सा है? F, और सब शेल कौन सा है? F। वो तो शील्डिंग इतनी लगाता ही नहीं अच्छी, वो शील्डिंग लगाता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब सिंस ये एक्टिनोइड में है, हम एक्टिनोइड के बात कर रहे हैं ना, कौन से 14f ब्लॉक एलिमेंट है? एक्टिनोइड, एक्टिनम के बाद शुरू होते हैं तो एक्टिनोइड कहते हैं इनको। एक्टिनोइड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इस इफेक्ट को हम एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी सॉरी। लेंथेनम के बाद आते हैं ना, लेंथेनम के बाद आते हैं तो इन्हें हम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कह दो, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कह दो। चलो, ये दोनों इफेक्ट आप लोगों ने पढ़े हुए थे, है ना? हाँ, दोनों इफेक्ट पढ़े हुए हैं। अब एक ऐसा इफेक्ट जो 12th के बच्चों ने तो पढ़ा होगा पर 11th के बच्चों ने नहीं, विच इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको भी याद होगा कि मैं कह रहा था कि हमारे पास है बोरोन, हमने कहा है बोरोन वाला ग्रुप है, हम 13 ग्रुप की बात कर रहे हैं, 13 ग्रुप की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। हमने कहा इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2Np1। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल के +3 शो करे ऑक्सीडेशन स्टेट, या ये +1 शो करे। कब? जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन निकाले, इन दो इलेक्ट्रॉन को ना निकाले जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब सर ऐसा क्यों?
मतलब सर ये आउटर शेल ही तो है पूरा का पूरा, तो तीनों ही निकालेगा, तीनों ही देगा, शेयरिंग में देगा। तो सर ये दो क्यों नहीं, इनसे क्या दुश्मनी है? तो इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन होता है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इससे आप बहुत सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कर सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी जवाब देंगे इनका भी, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले समझते हैं, देखते हैं, फिर समझते हैं। द reluctance of s electrons towards the participating in chemical bonding is due to या is called inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या लिख दिया सर? समझ नहीं आएगा, आएगी समझ में। देखो पहले तो इसको समझते हैं थोड़ा सा कि लिखा क्या है मैंने, कि जो s इलेक्ट्रॉन है, जो s इलेक्ट्रॉन है, ये वाले वापस बनाता हूँ मैं, यहाँ पे 13 ग्रुप बनाता हूँ ना, NS2NP1, यहां से समझना इसको, ध्यान से समझते जाना। NS2NP, आपको पता है कि यहां पर जो s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या s ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है, s सबशेल जो प्रेजेंट है, रिलेटिवली अंदर है ना। चलो बनाते हैं इसको। ये मेरे पास न्यूक्लियस, आपको पता है फॉर द सेम शेल s अंदर होगा, p थोड़ा सा बाहर होगा। फॉर द सेम शेल अगर मैं बात करूं तो ठीक है, मतलब एक शेल के लिए सेकंड शेल, थर्ड शेल, s अंदर होगा, p बाहर होगा, ठीक है, थोड़ा दूर होगा न्यूक्लियस से। अच्छा अगर मैं बात करूं s2 और p1 में, ध्यान से सुनना, NS2 और NP1 में मैं आपसे पूछूं कि यहां पर NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये आपका NP है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो रिलेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर ज्यादा लगेगा? सर ऑब्वियसली S वालों पर ज्यादा लगेगा। अरे हाँ, एक ही शेल के हैं पर शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और सेम शेल के लिए आपको पता है कि S अंदर होगा थोड़ा सा, P थोड़ा सा बाहर होगा, सही बात है। तो S पर रिलेटिवली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेंगे, समझ में आ रही होगी मेरी बात। S पर अट्रैक्शन फोर्स रिलेटिवली ज्यादा लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे सर, इस पर कम लगेंगे, तो इसका निकलना आसान है, ठीक है। अच्छा अब मैं नीचे गया, निकलेंगे ये भी, इसका निकलना रिलेटिवली आसान है। अच्छा समझो, मैं नीचे गया, है ना, अब जब आप नीचे जाओगे फोर्थ शेल में, थर्ड शेल में, है ना, या फोर्थ शेल में या फिफ्थ शेल में, तो आपको पता है ये तो S NS, फिर उसके बाद NP, और अब एम्प्टी d ऑर्बिटल्स का आना शुरू हो जाएगा और F का भी आना शुरू हो जाएगा। मैं एक ही शेल की बात कर रहा हूँ, एक ही शेल के डिफरेंट सब शेल्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लेना यहाँ पे ध्यान से बात को। ये मेरे पास NS, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, NP में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब समझो, जब यहां पर आप 4th पीरियड में आए, 5th पीरियड में आए, तो D और F भी पिक्चर में आ गया कि भैया हम भी आएंगे, अब तो चाहे एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, बट आ तो गए पिक्चर में कि हम भी आएंगे। तो अब इस केस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे S के, क्या इन पर अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? सर डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि ये और अंदर चले गए, NS और अंदर चले गए, NS के 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो रही है। तो ऐसा होने पर क्या ये आसानी से इन इलेक्ट्रॉन को केमिकल बॉन्डिंग के लिए दे देगा कि जाओ भाई शेयर हो जाओ, है ना, किसी और के साथ, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ले जाओ? ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे, ये कहानी कब होगी? व्हेन वी मूव डाउन दी ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे, वैसे वैसे आपको पता है कि ये जो NS शेल है ये अंदर जाता जाएगा, NS सब शेल है जो अंदर जाता जाएगा, तो इस पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इन पर अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया, और किसकी तरह एक्ट करेंगे? इनर्ट पेयर की तरह। इनर्ट पेयर मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहता, इनर्ट पेयर की तरह एक्ट करेंगे। इसीलिए इस इफेक्ट को हमने एक नाम दिया, विच इज इनर्ट
पेयर इफेक्ट। क्या बोला हमने इसको? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्या है डेफिनेशन देख लो, अभी एक बार पढ़ो। द रिलेक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू द पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो बढ़िया तरीके से लिखते हैं एकदम, है ना। मैंने लिखा द रिलेक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू द पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग इज डिक्रीज when we move down the group, and this effect of decreasing reactivity of s electrons is called inert pair effect। कुछ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। is called inert pair effect। फिर से देख लें क्या होता है inert pair effect, कि भैया सुन लो, एक एग्जांपल से समझाते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, या कोई भी ग्रुप उठा लो आप, है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, आप समझते जाना। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इनका सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP1। ठीक है, तो आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो डी सब शेल आ रहा है, F सब शेल भी आ रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो ये NS अंदर की तरफ जा रहा हो, सही है। तो नीचे जाने पर इन दो इलेक्ट्रॉन का निकलना रिलेटिवली मुश्किल होता जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? नीचे जाने पर इनका दो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होता जा रहा है। इस एक इलेक्ट्रॉन की देने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती जा रही है नीचे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको देता हूं, समझना ध्यान से। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बोरोन और मैं बात करूं टेल्यूरियम, तो मैंने पूछा पहले तो बोरोन के लिए +3 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या +1। सिमिलरली टेल्यूरियम के लिए पूछा थैलियम के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है कि +1। अब देखो जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2 3 4 5 6 6s2 6p1 और यहां पर d ऑर्बिटल्स खाली होंगे, जानते हो d सबशेल खाली होंगे। बोरोन की मैं बात करूं तो 2s2 और 2p1, यहां पर कोई d सबशेल या f सबशेल नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर अट्रैक्शन रिलेटिवली कम होगा, जबकि यहां पर s जो ऑर्बिटल है वो अंदर जा चुका होगा, यहां पर p और d भी आ गए। तो यहां पर ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी कौन सी शो करेगा? +1, और ये कौन सी शो करेगा? +3। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि द टेंडेंसी टू फॉर्म इनर्ट पेयर इज डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी है डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। ठीक है, लिख देते हैं इस बात को यहां पे कि द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, ऐसा बोलना चाहिए, इज इंक्रीजिंग when we move down the group। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये कुछ इफेक्ट हैं जिनको आपको इस पूरे चैप्टर में याद रखना है ना। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, वो सारे एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आ जाएंगे। मेनली आपको मैंने उसमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बताया और साथ में हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की बात की, और एक हमने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको भी समझ में आना चाहिए कि क्यों इनकी जनरल वैलेंसी को मैंने +1 और +3 लिखा। आपको यहां से पता लगना चाहिए कि टेल्यूरियम +1 में ज्यादा स्टेबल होगा, थैलियम सॉरी +1 में ज्यादा स्टेबल होगा, और बोरोन +3 में ज्यादा स्टेबल होगा। सेम अगर हम बात कर लें, देखो जरा और एग्जांपल देख लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या क्या हो सकता है। जरा देखो, मैं बात करूं कार्बन, है ना, काशी गए शंकर प्रभात और लेड। आप सब अच्छे से जानते हो कि लेड +2 शो करता है वैलेंसी और कार्बन +4 यानी कि 4 वैलेंसी शो करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्यों करता है जरा देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, 6s2 6p2, 6 पीरियड से बिलोंग करता है ये। लेकिन आपको पता है 6 में जब पहुंच गए
तो यहाँ पर D और 5D और 4F, यानी कि यहाँ पे D और F सब शेल भी आगे होंगे, तो ये रिलेटिवली अंदर चला गया, जबकि ये अभी भी बाहर है, आसानी से जा सकता है, निकल सकता है। तो यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे या शेयरिंग के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पर केवल इन दो को दिया जाएगा, इन दो को तो अपने पास रखेगा कि नहीं भैया हमारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो इनर्ट है। यही रीजन है कि Lead+2 की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन 4 की फॉर्म में 4 वैलेंसी शो करता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि which is a better reducing agent और you can say which is a better oxidizing agent। देखो सवाल दुनिया भर के बन सकते हैं, यहां से सवाल दुनिया भर के बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया which is better reducing agent, which is better reducing agent, लिख लेते हैं which is better reducing agent, reducing agent है ना। और आपको पूछा है SnCl4 और एक आपको दिया है क्या TeCl4 या SeCl4, PbCl2 दे दें, SnCl2 जस्ट अ मिनट और PbCl, विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, PbCl2 या SnCl2? बोलो, चलो करते हैं इसको। देखो जरा, देखो आपको पता है SnCl2 यहां पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हम इसको लेके गए +4 में, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा ना। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो वो सामने वाले का रिडक्शन करता है, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर तो तभी पता लगेगा कि ये सामने वाले को कितना रिड्यूस करता है, जब इसको +4 में बदलेंगे तो +4 में बदला। सेम काम किया मैंने इसके साथ। Pb ये 2+ में था, इसको किस में कन्वर्ट किया, Pb4+ में। सवाल क्या है, सबसे इन दोनों में से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा किसका रिडक्शन या किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है। हमने इन दोनों का ऑक्सीडेशन कराया है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन, है ना, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो इनका इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये +4 में जा रहा, ये भी +4 में जा रहा। आपको देखना है इन दोनों में से किसकी +4 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो, किसकी +4 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, 14 ग्रुप से, 13 से, बैंगन आलू गाजर थैला काशी गए शंकर प्रभात, तो 14 ग्रुप से काशी गए शंकर प्रभात। मैंने आपको बताया डाउन दी ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, लेड का, यानी कि लेड Pb2+ से Pb4+ में नहीं जाना चाहेगा, जबकि Sn आसानी से इसमें चला जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडेशन का नेचर कौन रख रहा है, ये। तो ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, SnCl। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आपसे पूछे ज्यादा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो डेफिनेटली SnCl। ठीक है भाई, आसानी से Sn4+ में बदल जाएगा, खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन। जो जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है सामने वाले को क्या करता है, रिडक्शन। ठीक है, जबकि इसकी टेंडेंसी कम होगी क्योंकि ये ग्रुप में नीचे आ रहा है। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे समझ रहे हो ना बात को, NH2 NP2 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे NS वाले वो ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे न्यूक्लियस से, इसके कम कर रहे होंगे। ये आसानी से निकाल के +4 में चला जाएगा, जबकि ये +4 में जाना पसंद नहीं करेगा, ये इसी स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इतनी बातें करने के बाद हम लोगों ने कुछ जनरल चीजें सीखी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अलावा, डी ब्लॉक के अलावा हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी जान लिया। ठीक है, अभी दोनों के सिलेबस में है ना, दोनों के सिलेबस में है। अल्दो अगर मैं लेंथेनॉइड और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो वो मेनली 11th के सिलेबस में है। रीजन कि वो 13 और 14 ग्रुप तक काम करता है। मतलब क्या समझो, अरे आसान सी बात है क्या भाई, 13 ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये एलिमेंट आ गए। ठीक है, 14th में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ये एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, फर्दर आगे हम बात कर लेंगे। अब यहाँ पर
10 डी एलिमेंट आए थे, यहाँ पर 10 डी एलिमेंट्स आए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट लगा है ना, तो वो यहाँ पर इफेक्टिव होगा, यहाँ इफेक्टिव होगा, आगे जाके उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आपको ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेंथेनॉइड और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मेनली कहाँ प्रोनाउंस होता है, 13 ग्रुप में और 14 में, और सबसे ज्यादा तो कहाँ प्रोनाउंस होता है, 13 ग्रुप में। उसके बाद ये जो इफेक्ट है ये कम होने लगता है। कौन से इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो एक लास्ट बार 5 मिनट में कर लेंगे, उसके बाद फर्दर हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इन पी ग्रुप। क्या बोला मैं, एनोमलस बिहेवियर of first element of each group in P group। हाँ, आपको पता है P ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में चले जाओ, 13 में चले जाओ, 14 में चले जाओ, 15 ग्रुप में चले जाओ, 16 में चले जाओ, 17 में चले जाओ, फर्स्ट एलिमेंट की आप जब भी बात करोगे तो उसका बिहेवियर बाकी के एलिमेंट से अलग होगा। जैसे मैं रैंडमली ऐसे 15 ग्रुप ले लेता हूं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। चलो देखो, मैं यहाँ पे 15 ग्रुप के एलिमेंट बनाऊं, 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मुथ। यहां देखना जरा ध्यान से, आपको पता है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन सर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। साथ में यहां 3d खाली भी होगा, सिमिलर आप लिख लेंगे, है ना, क्या 4s2 4p3 और वहां भी एक 4d खाली होगा। चलो देखो, यहां पर नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2p3 है, उसके बाद तो थर्ड शेल आना है, थर्ड शेल में 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 3d आएगा, खैर इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जबकि आप फास्फोरस की बात करो तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, आर्सेनिक की बात करो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, Sb की बात करो तो इसके पास होगा, बिस्मुथ की बात करो तो इसके पास भी होगा। तो अगर ये फास्फोरस या आर्सेनिक या Sb या बिस्मुथ चाहे तो अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, इनके पास अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहें तो ले सकते हैं कि भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारे पास डी शेल खाली है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। कहाँ लेगा इलेक्ट्रॉन? अगर मान लो मैं बात करूं फास्फोरस की, ठीक है, जैसे एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है इसका, कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। PCl5 तो बनता है, सब जानते हो आप लोग, पर NCl5 नहीं बनता। अब इसका आंसर क्या है जरा समझो। फास्फोरस में आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन 2, यहां पर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 3, और इनके पास डी सब शेल खाली बना है। तो PCl5 बनाने के लिए फास्फोरस क्या करता है, ये इसका 3s, ये इसका 3p और ये इसका 3d, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां भेज देगा, यहां पे। तो इसके साथ एक क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ दूसरा, इसके साथ तीसरा, इसके साथ चौथा और इसके साथ पांचवा। तो क्या फॉर्म कर लेगा ये PCl5। PCl3 बनाना चाहो तो वो भी बना लेगा, कैसे बना लेगा, रहने दो इसको पेयर, 3 शेल्स काम में ले लो, है ना, 3 ऑर्बिटल्स काम में ले लो, PCl3 का फॉर्मेशन कर लो। तो फास्फोरस तो PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, बट नाइट्रोजन बस NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बना सकता। दिख रहा है आपको रीजन क्या, कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसको 5 बॉन्ड बनाने हैं, अपनी वैलेंसी को इंक्रीज करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहीं भेजना पड़ेगा। भेजे कहां, सेकंड शेल में तो 2 ही सब शेल होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये NCl5 कभी नहीं बना सकता। इवन नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंस, 5 वैलेंसी नहीं होती, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, कभी नहीं कर सकता 5 बॉन्ड फॉर्म। फास्फोरस 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, आर्सेनिक कर सकता है, Sb कर सकता है, बिस्मुथ कर सकता है। तो यहां पर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसका बिहेवियर कैसा है, एनामोलस। सेम कहानी दूसरे ग्रुप्स में भी है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। चलो कर लो इनको कंपेयर। आप जानते हो SiCl6 2- बनता है, बट CCl6 2- नहीं बनता।
सेम रीजन है, कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन के पास है, बिल्कुल सिलिकॉन के पास है। तो यहाँ पर सिलिकॉन 2 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कहते हैं भैया बनाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, हमारे पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बनाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जरा देखो यहाँ पे, यहाँ पर कार्बन के बारे में बनाते हैं 1 2 3 4 2s2 2p2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। 4 क्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ, 1 2 हाइब्रिडाइजेशन करके 3 और 4, बढ़िया सर CCl4 बन गया। बट अगर आप इसमें एक और क्लोरीन ऐड करना चाहो, पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर SiCl6 की बात करें तो जरा देखो यहाँ पे, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, एक क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन के साथ इन चारों ने बॉन्ड बना लिया और 2 क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिए। ले लो, टेंशन क्या है, देने की जगह है ना देने को, क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट कर दिए, बनाओ बॉन्ड, क्या दिक्कत है। SiCl6 तो -4 हो गया। आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। तो हर ग्रुप का, जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो, जैसे फ्लोरीन की बात कर लो, फ्लोरीन अपने ग्रुप में कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है अपने ग्रुप के एलिमेंट से। ऑक्सीजन सल्फर से बहुत सारी, जैसे आप सब जानते हो SF2 या H2S बनता है, ठीक है सर, H2O भी बनता है, बहुत बढ़िया, सेम तरह कंपाउंड है। आप जानते हो कि SF4 बनता है, OF4 तो नहीं बनता, या ऐसे कह दो SF6 बनता है कि नहीं बनता। इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑक्सीजन थोड़ी ना बना सकते हैं जहां पर वो 6 बॉन्ड फॉर्म करे। सल्फर फ्लोरीन के साथ यहाँ 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं कर सकता। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पर एनामोलस बिहेव शो करने का बहुत क्लियर रीजन है, सबसे पहला और सबसे बड़ा, ऐसा नहीं है अकेला यही रीजन है, और 2 रीजन हम लिख देंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है इनका एनामोलस बिहेवियर शो करने का दूसरे एलिमेंट से, वो रीजन क्या है सर? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते इनके पास। जबकि दूसरा रीजन हम कह सकते हैं देयर स्मॉल साइज, ये भी एक रीजन है, ठीक है। तीसरा रीजन हम कह सकते हैं क्या हम बात कर सकते हैं तीसरे रीजन की, देयर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे पहले एलिमेंट की, ठीक है। तो आपको इतनी बातें आज के लेक्चर से क्लियर हुई होगी। मैंने कुछ इफेक्ट्स पढ़ाए आपको, है ना, साथ में आपको एनामोलस बिहेवियर का रीजन बताया। अब नेक्स्ट क्लास से हम अलग अलग ग्रुप वाइज इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ जनरल चीजें जो मैंने आपको बताई पूरे चैप्टर में हम लोग काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आपको ठीक से पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं इनके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।